नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब बढ़िया। तो करंट अफेयर के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा 69 नंबर का एपिसोड है। तो अगर आप पीछे का नहीं देखे हैं तो जा करके उसको देखिए। देखने के बाद अपनी कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद रिवीजन करिए, फिर नौकरी पाए, जैसा कि मैं ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बिना वेन वाज द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट इस्टेब्लिश्ड, आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कब की गई। तो सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट किसके लिए है? ट्राइबल स्टूडेंट के लिए है। तो एक कब हुआ, ये स्टेब्लिश कब हुआ? तो स्टेब्लिश हुआ ईयर 2019 में। वाई इन द न्यूज, न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में इसलिए है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट सेलिब्रेटेड इट्स सेवेंथ फाउंडेशन डे, अपना 7वां वर्षगांठ मनाया है। और दिल्ली कहां मनाया गया? दिल्ली में आकाशवाणी भवन। और यह एस्टेब्लिश कब हुआ था? जैसा कि आपको बताया कि 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर किसके अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर काम करता है। अब न्यूज में इसलिए है कि इसका काम ये होता है कि एक गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, मतलब जो जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन, वहां पे क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करने के लिए, देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च किया था ट्राइबल एरिया में। तो अभी कितना, अभी फिलहाल में ये 477 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये इसको रन करा रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसका जो संख्या है, ये संख्या बढ़ा करके 728 कर दिया गया है। किस लिए? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की संख्या को बढ़ा करके 728 कर दिया गया है। और ये क्या होगा? क्योंकि ट्राइबल स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, हतलांग पुई स्वच्छता अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो हंगतांग पुई जो स्वच्छता अभियान है ये संबंधित है आपके मिजोरम से। ठीक है। चलिए तो अगर मिजोरम के बारे में कुछ देख लेते हैं। मिजोरम से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिजोरम कब बना? एक 23वां स्टेट के रूप में उभरा ये, और 20 फरवरी 1987 को उसका स्थापना होती है। यहाँ पे चापचर कूट फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि बहुत फेमस फेस्टिवल है, और एंथोरियम फेस्टिवल, उसके बाद फांगपुई और ब्लू माउंटेन, फांगपुई और ब्लू माउंटेन भी यहीं पे है। नो हॉर्न स्टेट है ये। नो हॉर्न स्टेट कहने का मतलब यह है कि ट्रैफिक में जो आप रुकते हैं तो बेवजह आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, क्योंकि आपको पुलिस फिर फाइन कर सकती है यहाँ पे। तो नो हॉर्न स्टेट हो गया। और गवर्नर भी हाल ही में 1-2 महीना पहले इसके पीछे गवर्नर बनाया गया है, तो यह है कौन? वीके सिंह है। अगर मिजोरम की बात कर ले तो मिजोरम के बारे में कुछ फैक्ट हो गया। और स्वच्छता अभियान, क्लीननेस कैंपेन, ये जो स्वच्छ भारत अभियान, इससे रिलेटेड आएगा स्वच्छ भारत अभियान। ये कब लॉन्च हुआ था? ये आपको पता होगा। ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है। जिसमें क्या था? ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब ओपन में, मतलब खुले में शौच नहीं करना है, इसलिए इसका टारगेट था। और इसके एक तो ग्रामीण, एक है आपका ग्रामीण और एक है आपका अर्बन। तो अर्बन का जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। और जो ग्रामीण का जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है कि ग्रामीण जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर, लेकिन नहीं, ये आता है ग्रामीण वाला स्वच्छ भारत अभियान है, ये कंसर्न मिनिस्ट्री है आपका कौन सा? ये है जल शक्ति। ठीक है। तो इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है। जल शक्ति, ये है आपका जल शक्ति मंत्रालय, और ये है आपका शहरी मंत्रालय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हो गया आपका फैक्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
और रिसेंटली द उत्तम चावल स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम चावल योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। अब आपको पता होगा तेलंगाना कब बना, फटाक से नोट कर लीजिए। तेलंगाना बन गया आपका 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बना जो कि 29 नंबर का स्टेट है। कौन सा? 29 नंबर का। लेकिन अब नहीं 29 रहा, क्योंकि 29 तो स्टेट ही इंडिया में नहीं है। इंडिया में स्टेट टोटल कितने हैं? टोटल स्टेट, बेसिक जानकारी, टोटल स्टेट कितने हैं? टोटल 28 प्लस 8, ठीक है, 28 प्लस 8 मतलब 28 स्टेट है और 8 यूटी है। क्योंकि पहले 29 तब था जब जम्मू कश्मीर एक फुल स्टेट हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में का एक्ट पास किया गया और उसको 31 अक्टूबर 2019 को दो नए यूटी की निर्माण होती है। एक होता है जम्मू कश्मीर और एक होता है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, इससे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, तो अब बन गया जम्मू कश्मीर स्टेट, अब बन गया जम्मू कश्मीर यूटी। तो अब टोटल कितने स्टेट हो गए? 28 स्टेट और 8 यूटी, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which institute has completed the training of the first batch of cyber commandos to prevent cyber crimes? किस संस्थान ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर कमांडो के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने किया है। कौन किया है? आईआईटी मद्रास। अब आईआईटी मद्रास के बारे में इसमें कुछ नहीं है, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। और यह आईआईटी मद्रास से रिलेटेड कुछ अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास से रिलेटेड कुछ इनोवेशन किया गया है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप। देखिए, फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर शक्ति एंड बेगा, ये सब है किससे? सारा के सारा इन्वेंशन है आईआईटी मद्रास का। 5G टेस्ट बेड, जहां पे 5G के जो डिवाइसेस है इसको और इंडिजिनस बनाने के लिए, इसको और क्या है, और सशक्त एम्पावर करने के लिए ऐसा डेवलप किया गया है 5G टेस्ट बेड। और भारत 6G अलायंस, ठीक है, हाइपरलूप पॉड, यहाँ पे इसी आईआईटी मद्रास के अंदर जो हाइपरलूप पॉड जो कि एक मैग्नेटिक वेव पे चलती है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक, ये जो है आपका ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे चलता है ये हाइपरलूप, जिसमें 4 आदमी को बैठने के लिए होता है और बहुत ही हाई स्पीड होता है, जो एक वैक्यूम के अंदर जो है वो रन करता है। तो ये हाइपरलूप पॉड हो गया, 3D प्रिंटेड अफोर्डेबल होम्स हो गया, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर हो गया, भार ओएस हो गया, अल्टरनेटिव ऑफ एंड्रॉइड। जैसे आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एंड्रॉइड अभी किसी फॉरेन कंपनी का यूज करते हैं, लेकिन अभी आईआईटी मद्रास ने खुद का एंड्रॉइड सिस्टम डेवलप किया है जिसको बोलते हैं भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टैक्सी जो कि ई प्लेन है, फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टैक्सी डेवलप किया है। एशियन लार्जेस्ट सैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी, एशियन लार्जेस्ट सैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी, ये सब सारा डेवलपमेंट किसका है? आईआईटी मद्रास का। तो इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है साइंस एंड टेक के लिए, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, एज ऑफ February 2025 which state of India has installed the solar power plant at the highest number of railway station? फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य ने सबसे अधिक रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं? तो ये किया है राजस्थान। कहां किया है? राजस्थान में हुआ है। ठीक है, राजस्थान में हुआ। इसमें आगे देख सकते हैं कितना टोटल कितने स्टेशन पे हुआ है, तो 2249 स्टेशन पे ऐसा हुआ है और 275 रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा प्लेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है, खास करके रेलवे वालों के लिए, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर पहली बार फुल्ली सोलर पावर से चलाया जाता, रेलवे चलाया जाता, तो है गुवाहाटी। यहाँ पे पूरी तरीके से जो एनर्जी का यूज किया जाता है वो क्या है? सोलर पावर एनर्जी का यूज किया जाता है। तो भारत का ऐसा पहला स्टेशन है ये गुवाहाटी।
अभी अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ स्कीम है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ स्कीम है जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कौन कौन है? एक तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको लॉन्च हुआ 2023 में। इसका टारगेट है कि 2030 तक 5 मिलियन 2030 तक 5 मिलियन टन पर डे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है। सेकेंड है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या है कि इसमें सोलर पैनल आपके छत के ऊपर रूफ टॉप पे सोलर पैनल स्टैब्लिश किया जाएगा और उससे आपको बिजली पैदा किया जाएगा। ठीक है, और यहां से 300 यूनिट बिजली फ्री आपको मिलेगा। पीएम कुसुम, ये पीएम कुसुम किस लिए है? तो ये सबसे पहले लॉन्च हुआ था 2019 में, ये लॉन्च हुआ आपका 2019 में। और ये सोलर पंप क्या है? इरिगेशन, खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप का यूज किया जाएगा पीएम कुसुम के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट करना है। चलिए नेक्स्ट, तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप 3 AI सेंटर। अभी हाल ही माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य सरकार के साथ 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। कहां कहां किया जाएगा? महाराष्ट्र में 3 फेमस सिटी मुंबई, पुणे और नागपुर में ये किया जाएगा। और कौन करेगा? ये माइक्रोसॉफ्ट करेगा। पूछा, क्वेश्चन बन जाएगा स्टैटिक कि यह माइक्रोसॉफ्ट कब बना? तो बन गया 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। और जिसके हेड कौन है? सत्या नडेला, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है। नेक्स्ट तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली फेमस हिंदी फिल्म एक्टर मनोज कुमार हैज पास्ड अवे। व्हेन वाज ही गिवन द दादा साहब फाल्के अवार्ड? अभी हाल ही में मनोज कुमार जो कि एक फिल्म अभिनेता थे और उनकी डेथ हो गई। तो और इनको दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो कब दिया गया? तो इनको दिया गया 2011 में। कब दिया गया? 2011 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को पता होगा कि दादा साहब फाल्के ने ही ये पहली मूवी बनाई थी। क्या सा मूवी थी? तो मूवी थी आपकी दादा साहब फाल्के, जो बोलता है मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के जो बॉलीवुड के फादर, ठीक है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फादर बोला जाता है दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, ये मूवी का नाम था। जिनको बनाया था उन्होंने दादा साहब फाल्के इसके निर्माता थे। और ये इसमें आवाज नहीं था, सिर्फ फिगर था, इसमें आवाज नहीं था। तो पहली बोलती फिल्म पूछा जाए कि फर्स्ट बोलती फिल्म जिसमें आवाज था तो है आलम आरा। आलम आरा पहली बोलती फिल्म। पहली फिल्म जिसमें आवाज नहीं था राजा हरिश्चंद्र, पहली बोलती फिल्म आलम आरा। और पहली रंगीन फिल्म, पहली कलरफुल फिल्म कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए तो ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। और इसको किनको मिला? मनोज कुमार को मिला। मनोज कुमार 1937 में जन्म कहां हुआ था? 1937 एबटाबाद पाकिस्तान। ठीक है, जो मतलब इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, बाद में इंडिया माइग्रेट कर गए थे। कैरियर फिल्म इनका जो पहले 1975 में इन्होंने अपनी करियर शुरुआत की किस फिल्म से? फैशन फिल्म से। और इन 1967 ही गॉट द, इनको बोला जाता है निकनेम, इनको निकनेम भी है, इन्हीं का निकनेम है भरत कुमार, जो कि एक पैट्रियोटिक फिल्म बनाए थे उपकार फिल्म एक पैट्रियोटिक फिल्म थे जिन्होंने काम किया था। और इसी की वजह से भरत कुमार का इनका नाम भी भरत कुमार पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 विल अमेंड विच एक्ट ऑफ द वक्फ? तो आपको पता होगा कि वक्फ अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट से पास हो चुका है। मतलब राष्ट्र पार्लियामेंट से पास होने का मतलब प्रेसिडेंट का साइन हो चुका है, प्रेसिडेंट का कंसेंट उस पर जा चुका है। तो वक्फ तो पूछ रहा है कि वक्फ एक्ट 2025 जो है वो किस वक्फ अधिनियम का संशोधन करेगा? तो किसमें संशोधन हुआ है? करेगा नहीं, अब हो चुका। ठीक है, तो ये 1995 का जो अधिनियम है उसमें क्या किया गया? उसमें अमेंडमेंट किया गया है। टोटल 14 अमेंडमेंट किया गया। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, टोटल 14 अमेंडमेंट किया गया है। आगे पढ़ते हैं। द लोकसभा हैज पास द मुस्लिम, देखो यहां पे एक तो 24 का है,
तो जो 24 का है वो रिपील है। एक एक्ट हुआ करता था 1923 का, एक एक्ट था मुस्लिम वक्फ 1923, और इसको क्या किया गया, इसको रिपील कर लिया गया, मतलब इसको वापस ले लिया। तो जो 1923 का था, ये ध्यान रखेंगे, हो सकता है कंफ्यूज कर जाए दोनों बिल में, तो ध्यान रखेंगे एक है 1923 का और एक है 1995 का, ठीक है। तो 1995 वाले में अमेंडमेंट हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1995 वाला जो एक्ट है इसमें क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, मतलब कुछ बदलाव किए गए हैं। और 1923 वाले को क्या किया गया, इसको रिपील कर दिया गया। रिपील मतलब इसको हटा दिया गया, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मतलब ये रिपील कर दिया गया, मतलब विड्रॉ कर लिया, इस कानून को विड्रॉ कर दिया गया। तो यही है। तो जो रिपील है वो 2024 का है, और जो अमेंडमेंट है वो है 2025 का है। प्रोविजन ऑफ वक्फ अमेंडमेंट, देखो, प्रोविजन ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एक को रिपील किया गया, 1923 वाले को रिपील किया गया, और 1995 वाले में अमेंडमेंट किया गया। टोटल 14 अमेंडमेंट किया गया। तो जान लेते हैं वक्फ होता क्या है। वक्फ होता है जैसे दान में दी, वक्फ का मतलब अगर लिटरल मीनिंग आपसे पूछे कि वक्फ का जो लिटरल मीनिंग क्या होता है, ये होता है समर्पण। क्या होता है, समर्पण, ठीक है, मतलब डेडिकेशन। वक्फ का मतलब ये होता है जो किसी धर्म के आधार, किसी प्रॉपर्टी को दान में दे देना, उसको बोलते हैं वक्फ। और अगर कौन दान में दे सकता है, तो दान में वही दे सकता है जो 5 साल से, अभी तक 5 साल से मुस्लिम है, तो वही दान में दे सकता है। मतलब दान में दी गई प्रॉपर्टी को वक्फ कहते हैं। और फिर अगर एक परिवार प्रॉपर्टी को दान में दे देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी फिर आपके लिए कोई मायने रखे, वो प्रॉपर्टी फिर किसका हो जाएगा, खुदा का हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी फिर अल्लाह का हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वक्फ बोलते हैं। और वक्फ जो दान में देता है उसको बोलते हैं वाकिफ, याद रखना, ठीक है। जो व्यक्ति दान में प्रॉपर्टी को देता है उसको बोलते हैं वफीक। और जो वक्फ प्रॉपर्टी को जो केयर टेकर होता है, वक्फ प्रॉपर्टी का जो देखभाल करने वाला होता है, उसको बोलते हैं मुतालबी, मुताबली बोलते हैं। तो ये सब भी याद रखेंगे, ये सब टर्मिनोलॉजी है जो कि एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है टर्मिनोलॉजी, इसलिए याद रखेंगे मुताबली और वाकिफ। वक्फ का मतलब क्या हो गया, समर्पण, दान में दी गई संपत्ति। तो इसमें अब अमेंडमेंट हो गया, तो अमेंडमेंट हुआ तो कुछ बदलाव भी हुए होंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है। तो बदलाव क्या क्या हुआ, देखिए टोटल 40 चेंजेस हुआ है, उसमें से कुछ सारा चेंज आपको मेन चेंजेस में है जो मैं आपको बता देता हूं। डोनर टू बी मुस्लिम बिफोर 5 ईयर, मतलब वक्फ प्रॉपर्टी को में प्रॉपर्टी दान वही कर सकता है जो 5 साल पहले मुस्लिम बना हो, जो 5 साल तक मुस्लिम रहा हो, ठीक है। एंड कैन नॉट गिव हिज वाइफ प्रॉपर्टी, मतलब वो डोनर जो है अपने वाइफ को प्रॉपर्टी को दान में नहीं दे सकता है। अगर वाइफ का कंसेंट है तभी दे सकता है, लेकिन अथवा वाइफ के बिना कंसेंट के दान में नहीं दे सकता है। तो यह भी चेंज किया गया है, पहले ऐसा नहीं था। डिस्प्यूट, अब अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट को रिकंसाइल कौन करेगा, उस डिस्प्यूट को रिकंसाइल करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। उस जिले का जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास अथॉरिटी होगा इस डिस्प्यूट को रिकंसाइल करने का। आगे अगर देखें तो अथॉरिटी ऑफ द वक्फ बोर्ड की जो अथॉरिटी थी, मतलब वक्फ बोर्ड का जो पावर था, उस पावर को क्या कर लिया गया, उस पावर को सीज कर लिया गया। और अगला सर्वे, मतलब वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे कौन करेगा, तो सर्वे कलेक्टर के अधीन होगा ये। नेक्स्ट है वक्फ बोर्ड काउंसिल। पहले वक्फ बोर्ड काउंसिल में सारे के सारे जो मेंबर होते थे वो मुस्लिम होते थे, लेकिन इस काउंसिल में कुछ बदलाव किए गए हैं। और इसमें देखो, इसमें कंपलसरी कर दिया गया है, अब इस वाले वक्फ बोर्ड वाले काउंसिल में जिससे बदलाव किए गए, तो अब काउंसिल में 2 मुस्लिम महिला होंगी और 2 जो है वो नॉन हिंदू होंगे, ठीक है। जो 2 नॉन हिंदू होंगे और 2 आपकी मुस्लिम महिला होगी। अपील, पहले क्या था कि आप ऑल इन ऑल जो था, किसी मतलब कोई विशेष अगर
अगर कोई विशेष प्रावधान है, मतलब कोई स्पेशल प्रोविजन के केस में आप कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब जो है, अब अपील आप 90 दिन के अंदर कंसर्न्ड हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्स रूल्स रिलेटेड टू द। अब पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार नहीं था कि रूल्स वगैरह बनाने का, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ रजिस्ट्रेशन, मतलब वक्फ अगर वक्फ प्रॉपर्टी को पंजीकरण करवाना हो, या फिर उसके खाते का, या फिर उसके ऑडिट, तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है। तो ये कुछ चेंजेज है जिसको अपने आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला स्लाइड देखते हैं। सेंट्रल कुछ फैक्ट है, उसको भी याद रख लेंगे। वक्फ से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1964, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कब बना था? 1964 में बना था। और एक्ट कब का था? 1954 के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से 1964 में ये वक्फ बना था, वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल। इसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी, वक्फ प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक कमिटी बनाई गई थी। ये कमिटी कौन? सच्चर कमिटी। कमिटी का नाम याद रखेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक कमिटी बनाई गई 2006 में, और ये कमिटी का नाम क्या है? सच्चर कमिटी। इफेक्टिव, ये इफेक्ट कब में? ये जो वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, ये एक्ट जो है, ये एक्ट कब से इफेक्ट होगा? तो इफेक्टिव जो होगा 8 अप्रैल 2025 से, मतलब ये इफेक्ट में आ चुका अब, ठीक है। यूनिफाई, मतलब अब जितने भी कानून बनाए हैं वो कानून लागू हो चुके हैं। कब से? 8 अप्रैल 2025 से। अच्छा, इसी एक्ट को ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि इसी एक्ट को उम्मीद एक्ट भी बोलते हैं। इसी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को उम्मीद एक्ट भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। उम्मीद एक्ट इसी को बोलते हैं, इसको भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत में, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास है? भारत में सबसे ज्यादा लैंड किसके पास है? लैंड पर तो सबसे रेलवे के पास है। किसके पास है? रेलवे के पास। इसके बाद पूछा जाए कि इसके बाद किसके पास है? इसके पास है डिफेंस के पास, डिफेंस के पास। और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो प्रॉपर्टी किसके पास है? वक्फ के पास। तो वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, रेलवे डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पे आता है। और पूरे प्रॉपर्टी का अगर वैल्यू लगाया जाए तो लगभग वैल्यू उसका 1 करोड़ होता है, 1 लाख करोड़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये किया गया है सिस्टम में, वक्फ प्रॉपर्टीज में वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट है वो ये मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऐसा कुछ बदलाव किया गया है। बस आगे आप देखते हैं, देखो नियम बनाना, कानून बनाना अच्छी बात है, लेकिन उसको आप कितना हद तक इंप्लीमेंट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आगे जिसपे आज तक कोई नियम कानून बनाने के बाद उस पे कोई इंप्लीमेंटेशन कितनी अच्छी तरीके से होता है, इसका ग्राउंड रियलिटी क्या होगा वो आने वाले समय में बताएगा कि क्या ग्राउंड रियलिटी है दरअसल। और इस पे कोई रिपोर्ट आज तक नहीं आती है, कितने स्कीम लॉन्च कर दिए गए और उस स्कीम से कितने इंप्लीमेंटेशन, उस स्कीम में से लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया, आज तक इस पर रिपोर्ट नहीं आती। इस पर भी एक रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि आखिर आप सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं तो कितना सिस्टम ट्रांसपेरेंट हुआ ये कोई नहीं बताता है। चलिए, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इन सभी स्लाइड को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एग्जाम दो। और थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।